सभी को नमस्कार। कुछ वीडियो में देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन मैंने कल भी लाइव सेशन में भी कहा था कि कम्प्लीटली हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। मेरे पे जिम्मेदारी छोड़िए, आप कोर्स की चिंता ना कीजिए, मैं अपने आप करवा दूंगा। और कुछ टॉपिक जैसे कॉमन है, मैंने पहले भी कहा था, जैसे समायोजन है, तो समायोजन चाहे अपन स्कूल लेक्चर में पढ़ें चाहे रिट में पढ़ें, सेम कंटेंट है। जो मैंने रिट में समझा है वो सेम होगा। तो आप कहोगे तो वो वीडियो पहले डाल दिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड वीडियो हैं। जैसे डाले थे, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर ऐसा लगा कि बीच में समायोजन आ गया, इसलिए हमने वापस हटा लिए। तो आपको जहां लगता है तो जो चीज़ें सेम है वहाँ वे ऑफ द पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका एक ही रहेगा। हाँ, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम डाउटफुल लाइव क्लासेस अलग से रखेंगे, ताकि उस बिंदु के ऊपर आपके जो पर्सन हैं, जो कन्फ्यूजन है, वो दोबारा से एकदम से आमने सामने हमारे क्लियर हो जाए। शिक्षा मनोविज्ञान पहला टॉपिक चल रहा है, जो स्कूल लेक्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेकंड ग्रेड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक के अंतर्गत जो मैंने पहले 3 वीडियो डाले हैं, उनमें शिक्षा का अर्थ, उसके बाद मनोविज्ञान का अर्थ हमने पढ़ा है, उसके बाद मनोविज्ञान की प्रकृति क्या हो सकती है, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है, इसके ऊपर चर्चा की है। और शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों की डेफिनेशन पे चर्चा की है। आज के इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक का अगला पार्ट हम जारी कर रहे हैं। अगले पार्ट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, और एक एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जहां मैं आपको बताता हूं कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से फोकस करना है, बाकी चीज़ों को नॉर्मली देखना है। तो 3 बिंदु अपन लेके चलेंगे, ठीक है। मनोविज्ञान के लक्ष्य, मनोविज्ञान की शाखाएं और मनोविज्ञान की शिक्षा को देन। ये तीनों बिंदु अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं, तो मनोविज्ञान के लक्ष्य के ऊपर अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कि साहब मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मैं कह दूं कि साहब एग्जाम में नहीं आएगा, ये जरूरी नहीं है। मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है, ये आज तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। तो इतना सा क्या पढ़ना है इसमें, 3 लक्ष्य मनोविज्ञान के इन्होंने बताए, सिर्फ उनके नाम याद रखने कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी के 3 लक्ष्य क्या हैं। पहला, वर्णन व मापन, डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट। अब सिंपल सी बात है, आपसे केवल हेडलाइन पूछेगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम साइकोलॉजी से देने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा आपको प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट सी बात याद रखनी है कि मनोविज्ञान का लक्ष्य है या मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछेगा। अब मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या और क्या नहीं, ये पूछेगा। एक सेकेंड, मनोविज्ञान का लक्ष्य, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम को सही करता हूं, इको आ रहा था इसमें। ओके, मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है और मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या नहीं है, इसके ऊपर आपसे थोड़ा सा प्रश्न पूछ सकता है। थोड़ा सा मैं और बाधा चाहूँगा, इसका इको थोड़ा डाउन। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि मनोविज्ञान के लक्ष्य यानी छोटा सा बिंदु है। अब इसके ऊपर आप 1 मिनट लगाते हैं, 2 मिनट लगाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत छोटा सा बिंदु है। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है या मनोविज्ञान का इनमें से कौन सा लक्ष्य है। तीनों ऑप्शन दे दिए, उपयुक्त सभी दे दिया, उपयुक्त सभी हो गया। कौन सा नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 के अलावा कौन सा नहीं है। अब यहां वर्णन और मापन का मतलब क्या है कि बालक का जो संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक व्यवहार है, कौन सा व्यवहार है, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मतलब कोग्निटिव, मानसिक क्रियाएं जितनी भी हैं, और व्यवहार। तो संज्ञानात्मक और व्यवहारिक जो भी मानसिक क्रियाएं हैं उसकी, संज्ञानात्मक में तो क्या आ गई, मानसिक क्रियाएं आ गई, और व्यवहारिक में जो नॉर्मली अपन बिहेव करते हैं, हमारे संवेग वगैरह हैं, उन सब का वर्णन करना है और उसके बाद उसका मापन करना है। किताब में हेडलाइन जो मिलती है वो मापन पहले मिलती है, लेकिन आप हमेशा याद रखना पहले वर्णन होगा, उसके बाद मेजरमेंट होगा। तो कौन से व्यवहार का, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक व्यवहार का, इन दोनों पक्षों का पहले वर्णन करता है मनोविज्ञान, और उसके बाद मनोविज्ञान क्या करता है, उसका मेजरमेंट करता है। तो लिख लें, आप छोटी सी लाइन लिख लें, इसमें लिख लें ताकि साथ साथ नोट्स बनते जाएं आपके। मनोविज्ञान का पहला लक्ष्य, मनोविज्ञान का पहला लक्ष्य, मनोविज्ञान का पहला लक्ष्य प्राणी के व्यवहार व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना, प्राणी के व्यवहार व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना, प्राणी के व्यवहार व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना, और फिर उसे मापन करना। यानी पहले वर्णन आएगा और उसके बाद क्या आएगा, मेजरमेंट आएगा।
तो जो भी उसका व्यवहारिक पक्ष है, उसकी संज्ञानात्मक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं हैं, स्मृति, चेतना जो भी हैं सब, ठीक है, उन सब का पहले वर्णन करता है और उसके बाद क्या करता है, मापन करता है। ये मनोविज्ञान का पहला लक्ष्य है। ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, बहुत इजी वे में आपको इतना याद रखना है कि मनोविज्ञान का प्रारंभिक लक्ष्य क्या है। तो आपको यही करना है कि संज्ञानात्मक और व्यवहारिक पक्षों का वर्णन करना और उसके बाद उसका मापन करना, ये पहला लक्ष्य है। छोटी सी कोड वर्ड में शॉर्ट लाइन लिख लो कि गुरुजी नोट्स लिखें। नोट्स आपके पास मेरी किताब है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप मेरे साथ लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने 3 बार 4 बार ये बात बोल दी, आप एक बार में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा। ठीक है, नंबर 2 पे ये तो पहला हो गया। दूसरा है पूर्व अनुमान व नियंत्रण। पूर्व अनुमान व नियंत्रण, प्रिडिकेशन एंड कंट्रोल। प्रिडिकेशन का मतलब होता है पूर्व अनुमान, मतलब मनोविज्ञान क्या करेगी, आपके व्यवहार के बारे में एक पूर्व अनुमान लगाएगी कि आपका व्यवहार ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, और यदि गलत दिशा में होता है तो आपके भावों और संवेगों पे नियंत्रण भी मनोविज्ञान रखता है। तो मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य क्या हो गया, आपके व्यवहार के बारे में पूर्व अनुमान लगाना और दूसरा आपके व्यवहार के ऊपर नियंत्रण भी रखना। तो पूर्व अनुमान और नियंत्रण ये मनोविज्ञान का क्या है, दूसरा एम है, ऑब्जेक्टिव है। तो लिख लें मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करना, व्यवहार के बारे में पूर्व कथन, प्रेडिकेशन, व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करना, पूर्व कथन या पूर्व अनुमान की बात है, प्रेडिकेशन करना, ठीक है ना, पूर्व अनुमान करना, पूर्व कथन करना, भविष्यवाणी करना, प्रेडिकेशन करना, ठीक है, ताकि उसके व्यवहार पे नियंत्रण किया जा सके, ताकि उसके व्यवहार पे कंट्रोल या नियंत्रण किया जा सके। तो भविष्यवाणी करता है, पूर्व कथन करता है, पूर्व अनुमान करता है, प्रेडिकेशन करता है और कंट्रोल करता है। तो ये दूसरा लक्ष्य है, बालक के व्यवहार के बारे में पूर्व अनुमान लगाना, पूर्व कथन करना, ताकि उसके व्यवहार पे नियंत्रण रखा जा सके। बालक के व्यवहार का पूर्व कथन या भविष्यवाणी करना ताकि उसके व्यवहार पे नियंत्रण रखा जा सके। और तीसरा और अंतिम लक्ष्य है व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करना, यह अंतिम लक्ष्य है। बालक के व्यवहार की व्याख्या करेगा, पहले वर्णन था, यहां एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, दोनों पक्षों के ऊपर चर्चा करेगा। तो यहां व्याख्या जो कर रहा है वो तीसरा लक्ष्य है। तो ये 3 है, सिंपल सी बात है, कुछ भी को नहीं है। मतलब मैं चाहे 10 मिनट लगाइए इन समझाने में, 7 मिनट लगाइए, 6 मिनट लगाइए, थाने केवल आपको केवल 1 मिनट में समझ के जाना है कि मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं, वर्णन करना, मापन करना, कौन से पक्षों का, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक पक्षों का। नंबर 2, बालक के व्यवहार के बारे में प्रेडिकेशन, पूर्व अनुमान करना ताकि उसके व्यवहार पर नियंत्रण रखा जा सके। और तीसरा, उसके व्यवहार की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन करना। ये 3 मनोविज्ञान के क्या हैं, लक्ष्य हैं। तो आप तीनों को लिख लीजिए और माइंड में यही रखना है कि मनोविज्ञान के लक्ष्य है या मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है, ये प्रश्न सिंपली आपके सामने पूछेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 3 लक्ष्य हैं, मापन, वर्णन, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, प्रेडिकेशन एंड कंट्रोल और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बस यही याद रखना है, यही याद रखना है। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पे, ये पहला बिंदु था आज का। दूसरा है मनोविज्ञान की शाखाएं, साइकोलॉजी की ब्रांचेज। अच्छा बिंदु है, स्पेशली यदि सेकंड ग्रेड 2010-11 के यदि आपने पेपर देखे हो, ठीक है, तो मनोविज्ञान की शाखाओं के ऊपर बहुत प्रश्न पूछे गए, उसके बाद कम प्रश्न पूछे गए। लेकिन 10-11 के जो सब्जेक्ट आधारित साइकोलॉजी के पेपर हुए थे आरपीएससी द्वारा, उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। स्कूल लेक्चर में एक प्रश्न यहां से पूछा गया है। अब यहां से सबसे पहली चीज आपको यह समझनी है कि सर इस बिंदु में से कैसा प्रश्न पूछा जाएगा या हमें कैसा इसको पढ़ के जाना है। सिंपल सी बात है, देखो यहां से जो प्रश्न पूछा गया है, एग्जाम जो पैटर्न है वो सिंपल सा पैटर्न है एग्जाम का। क्या पैटर्न है एग्जाम का बता देता हूं। मनोविज्ञान की शाखा है या शाखा नहीं है, मतलब सबसे इजी सा प्रश्न पूछा जाता है, मनोविज्ञान की शाखा में शामिल है या मनोविज्ञान की शाखा में शामिल नहीं है। मतलब यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान में क्या शामिल है और क्या नहीं है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि साहब ये मनोविज्ञान की ब्रांच होती है और ये मनोविज्ञान की ब्रांच नहीं होती है। बहुत ईजी वे में आपको तैयार करना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? बहुत ईजी सा प्रश्न, मनोविज्ञान की शाखा है, मनोविज्ञान के का भाग है या भाग नहीं है। तो जो हम चीजें पढ़ेंगे वो मनोविज्ञान की मुख्य ब्रांचेज हैं,
ठीक है। बाकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन जो बताऊं उनको आपको अपने जहन में रखना है, उसके अलावा इसका मतलब वो नहीं है। एग्जाम में लगभग 4 से 5% यहां से पूछे गए हैं और सेकंड ग्रेड में बहुत % पूछे गए। ठीक है। मनोविज्ञान की शाखाओं की अपन बात करते हैं तो नॉर्मली मुख्य रूप से मनोविज्ञान को 2 पार्टों में बांटते हैं। एक होता है सामान्य मनोविज्ञान, कौन सा मनोविज्ञान? सामान्य, और एक होता है असामान्य मनोविज्ञान। मुख्य प्रकार पूछेगा तो आपको 2 करने हैं। आपसे प्रश्न पूछा मनोविज्ञान को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है, कौन सा? सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य का मतलब जो सामान्य परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो सामान्य मनोविज्ञान है, और जो एक प्रकार से मानसिक रोगों का अध्ययन किया जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति पागल हो गया, कोई सिजोफ्रेनिया हो गया, ठीक है, कोई साइकोपैथ हो गया, तो ये जो हिस्टीरिया हो गया, ये असामान्य मनोविज्ञान है। असामान्य परिस्थितियों में मानसिक रोगों का जो स्पेशली अध्ययन किया जाता है वो सब मनोविज्ञान की कौन सी ब्रांच आती है? असामान्य मनोविज्ञान आता है। तो मुख्य रूप से प्रश्न पूछता है कि मनोविज्ञान की 2 शाखाएं मुख्य रूप से कौन सी हैं, तो आपका उत्तर होगा 2 शाखाएं हैं, एक तो सामान्य मनोविज्ञान है और दूसरा क्या है? असामान्य मनोविज्ञान। आजकल एक नया क्षेत्र और उभर रहा है, पशु मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान? पशु मनोविज्ञान। स्पेशली थॉर्नडाइक और केटल का इसमें बड़ा योगदान माना जाता है। किसका माना जाता है? थॉर्नडाइक व केटल का इसमें सबसे बड़ा योगदान माना गया है। बाकी थॉर्नडाइक केटल का योगदान शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में भी माना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा नहीं गया आज तक कि पशु मनोविज्ञान के विकास में किसने योगदान दिया है, या पशु मनोविज्ञान की शाखा है क्या। आपको मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, बहुत ईजी वे में समझिएगा, बहुत रिलैक्स मूड में समझिएगा। मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं? मुख्य रूप से 2, एक सामान्य मनोविज्ञान और दूसरी कौन सी है? असामान्य मनोविज्ञान। तीसरी शाखा जो उभर के आ रही है वो कौन सी है? पशु मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान का मतलब क्या? सामान्य परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन। कौन से परिस्थितियों में? सामान्य परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन जो करेंगे वो सामान्य मनोविज्ञान है। और असामान्य अध्ययन में मानसिक रोगों का अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे अपन? मानसिक रोगों का जो अध्ययन करते हैं वो कौन सा है? असामान्य मनोविज्ञान है। थोड़ा सा लिखना चाहो तो ये रेखा चित्र आप एक किताब में उतार सकते हो। मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं, मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं 2 होती हैं, सामान्य मनोविज्ञान तथा असामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं 2 होती हैं, सामान्य मनोविज्ञान तथा असामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं 2 होती हैं, सामान्य मनोविज्ञान तथा असामान्य मनोविज्ञान। ठीक है। असामान्य मनोविज्ञान में मानसिक रोगों का अध्ययन करेंगे और सामान्य मनोविज्ञान में सामान्य परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और जो तीसरी शाखा है वो पशु मनोविज्ञान। इसमें आप लिख सकते हैं ये नवीनतम शाखा है। थॉर्नडाइक और केटल ने इसके विकास में योगदान दिया है। थॉर्नडाइक व केटल ने इसके विकास में योगदान दिया है। थॉर्नडाइक व केटल ने इसके विकास में योगदान दिया है। थॉर्नडाइक व केटल ने इसके विकास में योगदान दिया है। ठीक है, ये देख लेना। लिख लिया। मनोविज्ञान की 2 शाखाएं, स्पेशली सामान्य मनोविज्ञान और दूसरी जो है वो क्या है? असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान है और दूसरी क्या है? असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान और दूसरी क्या है? असामान्य मनोविज्ञान। हमारा माइक कहाँ गया भाई? सामान्य मनोविज्ञान और दूसरा क्या है? असामान्य मनोविज्ञान। एक सेकंड। माइक ही गायब हो गया भाई। ये ठीक है। ठीक है, ये हो गया। पहली चीज समझ में आ गई। मनोविज्ञान को 2 पार्टों में अपन डिवाइड करेंगे, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान सामान्य परिस्थिति में, असामान्य मनोविज्ञान मानसिक रोगों का अध्ययन। तीसरी जो नवीनतम ब्रांच आई है पशु मनोविज्ञान। तो मुख्य रूप से 3 ब्रांचेज हैं, मुख्य रूप से 2 हैं, लेकिन तीसरी जो नवीनतम शाखा है पशु मनोविज्ञान। अब देखो इनके डिवाइडेशन है। सामान्य जो मनोविज्ञान है इसको अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सामान्य मनोविज्ञान की 2 मुख्य ब्रांचेज आती हैं। एक तो आता है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त मतलब होता है अप्लाइड। एक होता है शुद्ध मनोविज्ञान, प्योर साइंस, साइकोलॉजी।
ठीक है। दो शाखाएं मैंने असामान्य मनोविज्ञान की बताई हैं, सामान्य मनोविज्ञान की। सामान्य मनोविज्ञान में दो चीजें और आती हैं, एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान आता है और एक शुद्ध मनोविज्ञान आता है, अप्लाइड साइकोलॉजी और एक प्योर साइकोलॉजी। ठीक है, ये भी इसकी ब्रांचेज हैं। अब कई बार जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये पूछता है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया शिक्षा मनोविज्ञान कौन सी ब्रांचेज है, औद्योगिक मनोविज्ञान कौन से ब्रांचेज है, सैनिक मनोविज्ञान कौन से ब्रांचेज है, अभियांत्रिकी मनोविज्ञान कौन से ब्रांचेज है, नैदानिक या परामर्श मनोविज्ञान कौन से ब्रांचेज है, ठीक है, अपराध मनोविज्ञान कौन से ब्रांचेज है, ठीक है, फोरेंसिक मनोविज्ञान कौन से ब्रांचेज है, बाल मनोविज्ञान कौन से ब्रांचेज है, विकासात्मक मनोविज्ञान कौन से ब्रांचेज है। तो ये थोड़ा सा इसका वर्गीकरण, नॉर्मली ऐसे प्रश्न पूछे नहीं गए। मैंने कहा कि आज तक जो प्रश्न पूछे गए केवल ये पूछे गए हैं मनोविज्ञान की शाखा है या नहीं है, तो इनमें से किसी का भी नाम दे दिया साहब। जैसे सेकंड प्रश्न आ गया मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, वहां ऑप्शन में है औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, विकृत मनोविज्ञान। तो विकृत मनोविज्ञान होता ही नहीं है, विकृत मनोविज्ञान होता ही नहीं है। ठीक है, मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, वहां ऑप्शन में आ गया औद्योगिक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, अभियांत्रिकी मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान। आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा ही नहीं होती है। ये ऐसे प्रश्न सेकंड ग्रेड आरपीएससी में 2011 में बहुत सारे पूछे गए, तो आपके माइंड में होने चाहिए। ये तो बेसिक ढांचा आपके दिमाग में बन गया। फिर सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं अनुप्रयुक्त अप्लाइड साइकोलॉजी की और शुद्ध मनोविज्ञान की। ठीक है, ये ब्रांचेज आपने लिख ली। अब इसकी हेडलाइन डाल लेंगे आप, किसकी? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। ये इंपॉर्टेंट, अप्लाइड साइकोलॉजी, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अप्लाइड साइकोलॉजी में किसको मानेंगे आप? अप्लाइड साइकोलॉजी में किसको शामिल करेंगे? तो यहां स्पेशली याद रखना, एक तो शिक्षा मनोविज्ञान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा है और किस में आता है? अप्लाइड में आता है। ठीक है, औद्योगिक मनोविज्ञान, ये एक सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। औद्योगिक मनोविज्ञान जो उद्योग क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, श्रमिकों की समस्याएं हैं, संगठन संबंधी समस्याएं हैं, उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। सैन्य मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान की एक नई ब्रांच आजकल उभर के आ गई है, राजनीतिक मनोविज्ञान भी आ रही है। ठीक है, लेकिन ये मुख्य ब्रांच नहीं है, मुख्य सैन्य है। राजनीतिक मनोविज्ञान सैन्य ब्रांच की। परामर्श मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, तो थोड़ा सा लिख लें एक बार इसके बारे में। अप्लाइड साइकोलॉजी, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। ठीक है, अनुप्रयुक्त का मतलब क्या होता है? जो मानव व्यवहार में उपयोगी है। इसमें लिखें शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, ठीक है ना, शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान। फिर लिखा आपने परामर्श या नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श और नैदानिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, कानूनी मनोविज्ञान, विधि मनोविज्ञान कह दें, विधि मनोविज्ञान, फोरेंसिक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान। लिख लें, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान। इसकी एक नई शाखा राजनीतिक मनोविज्ञान भी उभर रही है, बट राजनीतिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से आपको याद नहीं रखना। परामर्श, नैदानिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, विधि मनोविज्ञान, फोरेंसिक या अपराध मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान। ठीक है, एक अभियांत्रिकी और उपभोक्ता मनोविज्ञान में आप लिख सकते हैं। अभियांत्रिकी, इसमें भी संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, मानव व्यवहार, अभियांत्रिकी मनोविज्ञान और उपभोक्ता मनोविज्ञान। ये सब अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेज हैं। तो इनके नाम आपके जहन में होने चाहिए कि साहब ये है कि नहीं। मतलब ज़्यादा कोई विशेष, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं पूछेगा, आपको दिमाग पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, रटने वाली चीज़ें हैं इसमें, लेकिन बहुत इजी वे में याद कर जाओगे। बोझ नहीं लेना है कि साहब प्रश्न यहाँ से पूछेगा मनोविज्ञान की शाखा है या नहीं, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में क्या शामिल है क्या नहीं है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान है, औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक क्षेत्र की जो समस्या है उनका अध्ययन किया जाता है। सैन्य मनोविज्ञान, सैन्य क्षेत्र में जो सैनिकों की समस्याएं हैं, चाहे वो आत्मविश्वास की है, चाहे मानसिक मजबूती की है। परामर्श, नैदानिक मनोविज्ञान, कारणों का पता लगाकर हम जो गाइडेंस बच्चों को देंगे। खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, आजकल
पर्टिकुलर इनकी पोस्टें होती हैं खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों की समस्याओं को जानने के लिए। विधि मनोविज्ञान जो कानूनी मनोविज्ञान, कानून के अंतर्गत इसका प्रयोग है। फॉरेंसिक अपराध के अंतर्गत आज इसका प्रयोग हो रहा है, सीआईडी वगैरह आप लोग देखते होंगे, वहाँ साइकोलॉजी का बड़ा प्रयोग है। अभियांत्रिकी मनोविज्ञानिक, ठीक है, कि मानव सेवा से संबंधित ही ये मनोविज्ञान है, मानव की समस्याओं से संबंधित ढांचे, डिजाइन से लेकर सब चीज़ों में अभियांत्रिक मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। और उपभोक्ता मनोविज्ञान, ठीक है, स्पेशली बिजनेस में इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है, ह्यूमन रिसोर्स के संदर्भ में, ठीक है। तो ये अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के ब्रांचेज हैं, लिख लो एक बार, सबके सब नाम लिख लो, इन सभी के नाम लिख लो, ठीक है ना, ये याद रखना है, ये याद रखना है। लिख लिया सभी ने? शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, वैधानिक मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, फॉरेंसिक अपराध मनोविज्ञान, ठीक है, सैन्य मनोविज्ञान, ये स्पेशली याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे एक ब्रांच मैंने बताई कि शुद्ध मनोविज्ञान के नाम से आता है, तो शुद्ध मनोविज्ञान में भी कुछ चीज़ें शामिल हैं। शुद्ध मनोविज्ञान में क्या शामिल है, इसको भी आप देख सकते हैं। शुद्ध मनोविज्ञान, शुद्ध मनोविज्ञान में एक तो दैहिक मनोविज्ञान आता है, दैहिक, और दैहिक मनोविज्ञान में एक दार्शनिक हुए हैं हार्टले, इनका बड़ा योगदान माना जाता है, ठीक है। शारीरिक मनोविज्ञान, एक आपका परा मनोविज्ञान, अभी स्कूल लेक्चर का यदि पेपर देखा हो आपने 2020 का, उसमें प्रश्न आया था परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान क्या है? लौकिक विषयों से परे विषयों का अध्ययन। अपन जो भूत प्रेत की बातें करते हैं वो परा मनोविज्ञान, तो लौकिक विषयों से परे जिन विषयों का अध्ययन करते हैं वो सब किस में आता है? लौकिक से परे, ये परा मनोविज्ञान है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, स्टैनले हॉल वाला। विकासात्मक मनोविज्ञान, जीन पियाजे वाला, विकासात्मक मनोविज्ञान। प्रायोगिक मनोविज्ञान, विलियम वुंट वाला, वुंट, पियाजे, स्टैनले हॉल, ठीक है ना, ये सब शुद्ध मनोविज्ञान में है, तो इनके नाम लिख सकते हैं आप। दैहिक मनोविज्ञान, डेविड हार्टले ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। दैहिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान, मन से परे, इस पे जो कार्य किया था जेबी रायन ने किया था। परा मनोविज्ञान पे जो कार्य किया था जेबी रायन। इतने डीपली प्रश्न नहीं पूछेगा कि साहब किसने कार्य किया है, आप तो इतना याद रखना कि परा मनोविज्ञान होता है और मन से परे जो विषय हैं उनका अध्ययन अपन परा मनोविज्ञान में करते हैं। जो अलौकिक विषय हैं, भूत प्रेत आत्मा की जो बातें हैं, वो सब परा मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान स्टैनले हॉल है। विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे है। प्रायोगिक मनोविज्ञान जो है आपका विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट है। तो इनको थोड़ा सा याद रखना है, विलियम वुंट। और बस ये देखना, यही है मुख्य मनोविज्ञान की ब्रांचें, ठीक है ना, यही मुख्य रूप से मनोविज्ञान की ब्रांचेज है। ये थोड़ा सा याद रखना। इनके अलावा यदि अपन बात करें तो व्यक्तिक मनोविज्ञान एक ब्रांचेज होती है। व्यक्तिक मनोविज्ञान, एक समूह है मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान जिसको बोल सकते हैं हम। क्रियात्मक मनोविज्ञान, क्रियात्मक मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान भी आता है, व्यावसायिक मनोविज्ञान भी आता है और धर्म मनोविज्ञान भी आता है ना। शिक्षा भी आता है इसमें, धर्म मनोविज्ञान भी आता है और व्यावसायिक भी आता है। ये क्रियात्मक मनोविज्ञान का के पार्ट होते हैं, ठीक है। व्यक्तिक मनोविज्ञान, समूह मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, क्रियात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा, धर्म और व्यावसायिक मनोविज्ञान, ये क्रियात्मक मनोविज्ञान के पार्ट होते हैं। ये कुछ अन्य ब्रांचेज हैं, पूछे तो आपके माइंड में होना चाहिए, तो ये अन्य में लिख लेना, ठीक है ना। मुख्य रूप से तो सामान्य मनोविज्ञान की दो शाखाएं होगी, अनुप्रयुक्त अप्लाइड साइकोलॉजी और शुद्ध मनोविज्ञान, ठीक है। और फिर अन्य के नाम से आप याद रखो तो लिख सकते हैं कि समूह मनोविज्ञान है, व्यक्तिक मनोविज्ञान है, इसको समूह को सामुदायिक मनोविज्ञान कह सकते हैं। क्रियात्मक मनोविज्ञान जो होता है वो भी एक अप्लाइड ही है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शामिल होता है, धर्म मनोविज्ञान शामिल होता है और व्यावसायिक मनोविज्ञान शामिल होता है। और एक नाम और याद रखना, सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान, इस पे मैकडूगल ने कार्य किया था। किसने कार्य किया था? मैकडूगल ने। तो ये नाम याद रखो तो रख लेना, मतलब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि हर चीज़ आपको याद हो, क्योंकि एक टॉपिक ही चल रहा है और विषय वस्तु ज़्यादा हो जाती है। तो मैं तो उस लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि आपको सोचना भी नहीं पड़े,
कि साहब उसके बाद हमें अलग से कुछ पढ़ना है क्या। लेकिन अब इन पे चर्चा करें अपन कि बिंदु इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट तो है, और लेकिन इंपॉर्टेंट है तो प्रश्न कैसा आएगा। प्रश्न अभी तक जो पूछा गया वो सिंपल पूछा गया कि 4 प्रश्न आए। मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, मैंने बता दिया। एक विकृत मनोविज्ञान माना गया, एक आर्थिक मनोविज्ञान माना गया है, एक स्कूल लेक्चर में परा मनोविज्ञान में प्रश्न आ गया, ठीक है। एक शिक्षा मनोविज्ञान कौन सी शाखा, ये प्रश्न आ गया। तो ऐसे प्रश्न 4 पूछे गए। तो सिंपल प्रश्न पूछेगा मनोविज्ञान की शाखा है या नहीं है, तो भी इजी रूप में हो जाएगा। और डीपली पूछेगा तो भी मैंने आपको बता दिया कि डीपली पूछेगा तो कैसा पूछेगा। तो शुद्ध मनोविज्ञान में दैहिक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, विकास की पूरी अवस्थाओं का अध्ययन, प्रायोगिक मनोविज्ञान जिसने मनोविज्ञान को विज्ञान दर्जा दिलाया, विलियम वुंट वाला है। बाल मनोविज्ञान जिसमें बच्चे का गर्भाकाल से लेकर किशोरावस्था तक विकास का अध्ययन किया जाता है। परा मनोविज्ञान पे जो कार्य किया है वो जेबी राइन ने किया है। किसने किया है? जेबी राइन ने किया है। इसमें लौकिक विषय से परे विषयों का अध्ययन किया जाता है। फिर अन्य विषय कि सामान्य मनोविज्ञान की कोई अन्य ब्रांचेज भी हैं क्या, तो वहाँ व्यक्तिक मनोविज्ञान भी है, वहाँ समूह या सामुदायिक मनोविज्ञान भी है, क्रियात्मक मनोविज्ञान भी है और सामाजिक मनोविज्ञान भी है। तो ये 4 नाम अलग से याद रखने हैं ताकि कहीं भी रिस्क नहीं रहेगा कि मनोविज्ञान के ब्रांचेज के ऊपर कैसा भी प्रश्न आ जाए आपका गलत नहीं होगा। तो ये 4 अन्य शाखाएं हैं सामान्य मनोविज्ञान की। मुख्य रूप से 2 हैं, अनुप्रयुक्त और शुद्ध मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त में क्या है और शुद्ध में क्या है मैंने बता दिया है। फिर 4 के नाम याद रख लेना, व्यक्तिक मनोविज्ञान, समूह या सामुदायिक मनोविज्ञान, क्रियात्मक मनोविज्ञान। क्रियात्मक मनोविज्ञान में 3 मनोविज्ञान शामिल होते हैं वैसे, शिक्षा मनोविज्ञान, धर्म मनोविज्ञान और व्यवसायिक मनोविज्ञान। और फिर चौथा सामाजिक मनोविज्ञान जिस पे विलियम मैकडूगल ने कार्य किया है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ बिंदु कंप्लीट है। कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो मैं डाउटफुल जो अपनी लाइव क्लास रखूँगा उसमें आप दोबारा इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, उसके ऊपर दोबारा आप इस पर कंप्लीटली चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 बिंदु मेरे अकॉर्डिंग आपके क्लियर हुए होंगे। कुछ समझ में आया होगा कि 2 बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। देखिए 2 बिंदु चर्चा किए, मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य और मनोविज्ञान की शाखाएं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बिंदु हमारे यहाँ पूरा होता है। तो ये छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा इजी वे में रहेगा। आधे घंटे की वीडियो बनाता रहूँगा, ज़्यादा सही रहेगा। कुछ बच्चों ने कहा कि सर लंबी वीडियो बनाएं। लंबी वीडियो एक परेशानी से पैदा करता है। छोटी छोटी श्रृंखलाओं में पढ़ोगे तो इजी वे में साइकोलॉजी याद हो जाएगी। बड़ा लंबा वीडियो होगा तो ऐसा लगेगा कि सर बहुत बड़ा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। आधे घंटे की वीडियो बहुत सही एक रेंज होती है, याद रखना। तो ये 2 चीज़ें आप समझ लीजिएगा। फिर भी इनमें कोई डाउट हो तो अपनी कॉपी में रजिस्टर में लिख लीजिएगा, और मैं जब डाउटफुल लाइव क्लास लूँ तो मुझे पूछिएगा, मैं एक एक चीज़ का सॉल्यूशन कर दूंगा। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। थैंक यू।